घर बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। ये आपने कई बार अंताक्षरी शुरू करने से पहले बोला होगा कि घर बैठे बैठे क्या करें, नौरे बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, और अंताक्षरी खेलना चालू कर देते हो। ये भी कोई काम होता है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि क्या ऐसे कभी हालात हो सकते हैं कि इंसान फ्री बैठा हुआ है और उसको करने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरी जिंदगी में ऐसे क्षण बहुत कम हैं, और जब वो फ्री टाइम होता है तब भी मुझे तो मालूम होता है कि मुझे क्या करना है। तो या तो कुछ सोचने में वक्त जाता है या काम करने में वक्त जाता है, क्योंकि हम काम धंधा करने वाले लोग हैं। लेकिन इस देश में जो नौजवान है आजकल, वो इतना फ्री है कि उसके सामने ये क्वेश्चन आता है, अब मैं क्या करूं? चलो मैं ये कर लूं, चलो मैं वो कर लूं, लेकिन करता कुछ नहीं है वो। और जो भी उसको काम देने की कोशिश करता है, वो काम में भी 10 फॉल्ट निकाल के आ जाता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम आज ऐसे ही एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। समझ में आ रहा है? नरेंद्र मोदी जी का एक कैंपेन था, आपको याद होगा, कि मैं भी चौकीदार हूं। उसी का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट राहुल गांधी ने एक कैंपेन शुरू करके दिया था, मैं भी बेरोजगार हूं। सो अपोजिशन पार्टी हैज एन ओपिनियन दैट भारतीय जनता पार्टी के रूल में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे काम हुआ नहीं है। एक हद तक वो सही भी है, बिकॉज वी नीड टू नो द फैक्ट्स कि अपनी कंट्री में क्या हो रहा है इन रिलेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन रिलेशन टू क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो इस चैप्टर को समझना क्यों? क्योंकि ये अपने देश की एक समस्या है। जब तक समस्या को इन डेप्थ नहीं जानोगे तब तक उसका समाधान निकाल नहीं पाओगे। सो what is unemployment? Let us see that in detail as per the textbook on your screen. Introduction. Developed and developing countries have economically developed but could not attain full employment. मतलब कभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं हुई है कि सबको काम मिल गया। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुल्ली एम्प्लॉयड। ऐसी सिचुएशन ना थी, ना है और ना होगी, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज में डेवलपमेंट हो चुका, लेकिन वहां सबको काम मिले, 0% अनएम्प्लॉयमेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, ये समस्या दोनों ही प्रकार के कंट्रीज को झेलनी पड़ी है, झेलनी पड़ती है, और लगातार इस सिचुएशन के सामने गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ती है, उसका एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, ताकि प्रॉब्लम थोड़ी मिनिमाइज हो सके। इस प्रॉब्लम को आप जीरो पे लेके जा ही नहीं सकते, उस प्रॉब्लम को लेकिन मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है। सब देखेंगे हम इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि ये पूरा चैप्टर एक ही कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूमेगा, और वो कंसेप्ट क्या होगा? बेरोजगारी, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, नौरा बैठे रहना, किसी के पास काम धंधा ना होना, कोई सोर्स ऑफ इनकम ना होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे। इवन आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड इंस्टेड ऑफ डिक्लाइनिंग। साला इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व होना चाहिए ना, वो प्रॉब्लम कम होना चाहिए ना, लेकिन ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ क्यों रहा है? कोई बात नहीं, उसका भी जवाब देखेंगे हम। ऑन योर स्क्रीन देखो लिखा है, ऑन वन हैंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट
and on the other hand insufficient economic development made problem of unemployment more serious। मतलब एक तरफ पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये बढ़ रहा है फटाफट। ओके, ये तो आपको मालूम ही है। और दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रेंग रेंग के चल रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज जस्ट नॉट रनिंग, इट इज जस्ट नॉट मूविंग अहेड इन लिप्स एंड बाउंड्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका बहुत स्लोली हो रहा है। सो डेवलपमेंट होने के बावजूद लेबर सरप्लस इतना ज्यादा बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम नहीं हुई बल्कि वो और बढ़ चुकी है। ठीक है, उसके बाद मीनिंग देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि अनएम्प्लॉयड बेरोजगारी, फ्री बैठे रहना, काम धंधा ना होना, ये हम जनरल टर्म्स में तो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपके पास आके ऐसा पूछे कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझाओ भाई, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दो ना भाई, तो आप क्या करेंगे? तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम इन डेप्थ देखेंगे, क्योंकि वी नीड टू एक्सप्लेन इवन द लेमैन फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो अनएम्प्लॉयमेंट जनरल टर्म्स में क्या होता है? काम ना होना, बेरोजगारी होना। लेकिन इकोनॉमिक्स में उसका क्या मतलब है? लेट अस सी दैट। सबसे पहला, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन। ओके, पहले तो ये एक सिचुएशन है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई आउटकम नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग फंसे हुए हैं। जहां पर क्या होता है? फर्स्ट, अ पर्सन इज हैविंग द एबिलिटी टू वर्क, मतलब एक इंसान में स्किल्स है, एक इंसान में एबिलिटी है, एक इंसान में क्षमता है, ओके, काम करने की काबिलियत है, तो अच्छी बात है। तो इसका अनएम्प्लॉयमेंट से क्या रिलेशन? डोंट वरी, आगे पढ़ो। फिर अ पर्सन इज हैविंग विलिंगनेस टू वर्क, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इंसान की एबिलिटी भी है, उसको काम करने की इच्छा भी है। फिर अ पर्सन इज इन सर्च ऑफ वर्क, वो बेचारा काम ढूंढ भी रहा है। तो अभी तक तो कुछ गलत नहीं हुआ है ना? अगर अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि एबिलिटी टू वर्क मुझ में है, मुझ में काम करने की इच्छा है, मैं काम की तलाश में हूं, क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट है? नहीं, अभी आगे और कंडीशन है, वो देखो क्या लिखा है, बट स्टिल अ पर्सन डज नॉट गेट वर्क। बराबर, स्टिल अ पर्सन डज नॉट गेट वर्क, उसमें काम करने की काबिलियत है, काम करने की इच्छा है, काम की तलाश में भी है, लेकिन फिर भी जब उसको काम ना मिले उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। लेकिन एक और पॉइंट अभी बाकी है, देखो, एट अ प्रीवेलिंग वेज रेट, काम तो मिल जाए लेकिन उसमें नॉर्मल जो पैसे मिलने चाहिए आपको, अगर वो ना मिले तो भी इट इज वन काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओनली, जिसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, सो ये पांचों पॉइंट जब इकट्ठा होंगे एक डेफिनेशन बनेगा, जिसको हम किसकी डेफिनेशन बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बोलेंगे। सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? व्हेन अ पर्सन इज having the capacity to work, okay, is able to work. Second, he is having the willingness to work. Third, is in search of work. Fourth, still does not get work. Fifth, at a prevailing wage rate. Then he or she is said to be suffering from unemployment. Okay, so ये मतलब पूरा क्लियर हो गया। चलो एक बार फिर से बोलो, पहला क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू वर्क, सेकंड willingness to work, third is in search of work, fourth still does not get work at a prevailing wage rate, is said to be suffering from unemployment. Okay, चलिए फिर आगे देखते हैं डेफिनेशन। ये तो मीनिंग देख लिया हमने, जनरल टर्म्स में किसी को समझाना हो तो। अब अलग अलग इकोनॉमिस्ट आएंगे, अपनी अपनी डेफिनेशन देंगे। लेट अस सी। तो आ गया आपकी स्क्रीन पे कौन? यस, सुअर, प्रोफेसर पिग्गू। अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड only when he is willing to work but is not able to find work। तो पिग्गू भैया आपने नया क्या बताया? ये तो हमें मालूम ही है ना, क्योंकि इसके पहले वाली स्लाइड में ही हमने क्या देखा? अ पर्सन हैविंग कैपेसिटी टू वर्क, विलिंगनेस टू वर्क, इज इन सर्च ऑफ वर्क, स्टिल डज नॉट गेट वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट,
इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो कुछ नया इसमें आया नहीं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज ready and capable of working at current wage rate but does not get work। तो ये भी पॉइंट ऑलरेडी हमारे पिछले 5 पॉइंट में कवर हो ही चुके थे। सच अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड अनविलिंग। इस पे ध्यान देना, अनविलिंग और इनवॉलेंट्री और कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब खुद से, इनवॉलेंट्री मतलब किसी और से, किसी सर्कमस्टेंसेस से। ओके, सो वॉलेंट्री का अपोजिट क्या होता है? इनवॉलेंट्री मतलब मेरी इच्छा नहीं है कि मैं नौरा बैठा रहूं, लेकिन मुझे नौरा बैठे रहना पड़ता है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे लिए मार्केट में कोई काम ही नहीं है। Then I can say that I am suffering from which unemployment? Involuntary unemployment, compulsory unemployment, mandatory unemployment, जबरदस्ती unemployment। Yes or no? And it is a very helpless situation, क्योंकि आप में सब कुछ है लेकिन मार्केट में आपके लिए कोई जगह नहीं है, आपके लिए कोई काम नहीं है। ओके, चलिए फिर, इफ अ पर्सन इज नॉट विलिंग एंड रेडी टू वर्क, अब ये अलग कैटेगरी हो गई। ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी इच्छा ही नहीं काम करना, जो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, एंड दे आर नॉट गेटिंग वर्क। अरे इच्छा नहीं होगी, मैं काम की तलाश में नहीं हूं, मुझ में काम करने की काबिलियत नहीं है, तो काम नहीं मिलने वाला है। ओके, एंड नॉट गेटिंग वर्क, देन दिस टाइप ऑफ पर्सन इज सेड टू बी वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड। अब इसमें तुम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आप में कैपेबिलिटी नहीं है। यू आर नॉट इन सर्च ऑफ वर्क, यू आर नॉट रेडी टू वर्क, सो प्रॉब्लम इज इन यू, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप अनएम्प्लॉयड हो ना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भी आप खुद हो। कोई और को ब्लेम मत करो। ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इन्हें ही अनएम्प्लॉयड रहना है, इन्हें ही काम नहीं करना है, इनको अपनी कैपेबिलिटीज इंप्रूव ही नहीं करनी है, इनको काम ढूंढने में आलस आता है, तो पड़े रहो वहीं पर, स्टे अनएम्प्लॉयड, एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योरसेल्फ, देन आई एम सॉरी टू से दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन योर डेवलपमेंट। सुना होगा आपने, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यहां पर भी वैसा ही है, गवर्नमेंट हेल्प्स दोज हु आर विलिंग टू हेल्प देमसेल्व्स। Any nation is going to help an individual who is willing to serve the nation, who is willing to work for the nation। तो बदले में तुम्हें भी कुछ मिलेगा, काम के साथ साथ पैसा भी मिलेगा, लेकिन तुम ही काबिल नहीं हो तो डोंट ब्लेम अदर्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो गवर्नमेंट पे ब्लेम हम नहीं डाल सकते कि आपके कारण मुझे नौकरी नहीं मिली, तो गवर्नमेंट भी बोलेगी कि यू आर नॉट केपेबल, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग वर्क, यू आर नॉट रेडी टू वर्क, that's why you are not getting work, you are not willing to work or you are not in search of work, that's why you are not getting work। so ऐसे लोग जो जानबूझ के अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ये हमारे देश की समस्या नहीं है। तो देखो क्या बोलता है, इट्स माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा, तो जी, नौरा बैठा रहे और ऐसा नौरा ही मर जाना, तू, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू ओनली डोंट वॉन्ट टू वर्क, इट्स माई लाइफ, है ना। तुम ये एटीट्यूड लेके चलोगे तो फिर ठीक है, इट्स योर लाइफ, नाउ यू हैंडल, नाउ डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर योर फेलियर। सो ऐसे लोग अपने देश के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी अनएम्प्लॉयमेंट उनके खुद के कारण है, तो हम उस पर क्यों ध्यान दें जब वो खुद अपने आप पे कोई ध्यान देना नहीं चाहते। समझ में आ रहा है? सो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो यस, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द नेशन, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द पॉलिसी, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट नेशन, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, it's the problem of the structure that is ready. We need to rectify that, but we cannot rectify ill thinking of people who are not willing to work। आलस दिमाग से कैसे निकालें? अब वो आलस आप ही को निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? Then you are going to receive employment, so
वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड आर अनएम्प्लॉयड बाय चॉइस, है ना, उनके पास चॉइस थी लेकिन क्या बोले, इट्स माय लाइफ, तो ठीक है, अब तुम अपने हिसाब से अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। तुमको तुम में इंटरेस्ट नहीं है तो किसी और को तो तुम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ओके, चलिए फिर आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, समझे, ये जो डेफिनेशन हमने देखी उसके अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, वीक पीपल, है ना, बच्चे उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती काम करने की, एल्डरली पीपल अपनी जिंदगी में बहुत काम कर चुके, अब नहीं काम कर पा रहे क्योंकि अब वो वीक हो चुके हैं। ओके, एंड पीपल हु डू नॉट वांट टू वर्क, जैसे कि आप लोग हैं, ओके, आर नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिव वर्कफोर्स, सो दे कैन नॉट बी सेड अनएम्प्लॉयड। मैं आपको अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकता क्योंकि आप अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको खुद ही कोई काम नहीं करना है। बाय चांस आप में से किसी को काम करना भी होगा तो आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करेंगे। व्हाट इज द रीजन, क्या बोलेंगे आपको, बेटा अभी आपकी खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो, अच्छी डिग्री हासिल कर लो, उसके बाद आराम ही आराम है, काम ही काम है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, काम है कि आराम है, सच सच बोलो, काम है, आराम कभी न था, न है और न होना चाहिए। आराम हराम है, अपने जो हड्डियां है ना उसको हराम की नहीं बनानी अपने को, और आराम करोगे तो हराम की हड्डियां हो जाएंगी, फिर कोई आपका कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। सो यू हैव टू बी एक्टिव एंड यू हैव टू वर्क ऑन डेली बेसिस। जो कौन नहीं कर सकता, बच्चे नहीं कर सकते या वो नहीं करना चाहते, बुजुर्ग नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मजबूरी है। अब बॉडी ने जवाब दे दिया है कि अब बस करो यार, कितना काम करोगे, अब हम इतना आगे नहीं चल पाएंगे जितना तुम्हारा दिमाग चलना चाहता है। ये बाकी बॉडी के जो पुर्जे हैं वो दिमाग को ये सिग्नल देंगे कि अब थांबा, एंड नाउ वी वांट टू लिव अ रिटायर्ड लाइफ। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द old people, elderly people. So they are not a part of which force, active workforce। एक्टिव वर्कफोर्स का बच्चे और बुजुर्ग हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ एक्टिव वर्कफोर्स। अब हमने ये तो देख लिया कि चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल आर नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिव लेबर सप्लाई। Then who are a part of active workforce? Let us see that. Active workforce includes people in the age group of 15 to 64 years. ये स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको शायद गिल्टी फीलिंग आए कि मैं अभी 15 साल का हूं, मैं अभी 16 साल की हूं, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रही हूं, घर पे बैठी हुई हूं। ऐसा गिल्टी फील करने का जरूरत नहीं है क्योंकि यू आर अनएम्प्लॉयड बाय चॉइस। Those people who are unemployed by force, they are having serious issues। so आपसे अभी इंडिया तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यू आर अ पार्ट ऑफ एक्टिव लेबर सप्लाई, लेकिन आप और पढ़ना चाहते हो, और पढ़ने के बाद पढ़ना चाहते नहीं है, पढ़ना चाहिए, ऐसा समाज ने आपको बोला है। ओके, पढ़ लिख लोगे, उसके बाद अच्छी डिग्री होगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, जबकि अभी भी पढ़ते पढ़ते आप काम कर सकते हो। चलो कोरोना है तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि बाहर निकलो और जॉब करो, लेकिन अगर नहीं होता तब भी क्या आप जॉब करते। अब एक काउंटर आएगा, सर हमको तो कितना सारा काम होता है, सुबह 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक सर स्कूल जाना होता है, स्कूल जाने के बाद हम घर पे अभी जस्ट पहुंचे, उतने में खाना हमको सर्व किया जाता है, फिर हमको होमवर्क करना होता है, फिर हम कोचिंग में जाते हैं, फिर कोचिंग का होमवर्क होता है तो घर आके वो करते हैं, फिर रात को स्कूल का भी होमवर्क होता है वो करते हैं, फिर पढ़ते हैं। हम तो बहुत काम करते हैं सर, लेकिन ये काम भी कोई काम हुआ? पढ़ना काम नहीं है, पढ़ना आपकी स्किल्स को एनहेंस करने का एक हथियार है, और ये स्किल्स को जब तुम अप्लाई करोगे पैसा जनरेट करने में, तब जाके उसको काम बोला जाएगा। सो अभी आप काम करने के लिए खाली रेडी हो रहे हैं, काम आपने अभी शुरू नहीं किया है। सो 15 to 64 की एज ग्रुप में जो लोग हैं वो कुछ ऐसे दिखेंगे, इनसे काम करना एक्सपेक्टेड है। देन एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट,
समझे? जैसे कि आप लोग अभी इकोनॉमिकली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, यू आर अ पार्ट ऑफ एक्टिव लेबर सप्लाई, बराबर, क्योंकि आप 15 साल तो हो चुके ना आपके, आपको काम करना चाहिए, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो। तो देखो, छोटी छोटी चीजों को लेकर आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो। आप उनको क्या बोल रहे हैं कि मुझे बाहर जाना है, पैसा दो, मुझे वेकेशन पे जाना है, पैसा दो, मुझे मूवी देखना है, पैसा दो, मुझे खाना चाहिए, पैसा दो, मुझे कपड़े खरीदने हैं, पैसा दो, स्कूल जाना है, वहां की फीस भर दो। भाई कितना डिपेंडेंट हो तुम। और हर अनएम्प्लॉयड डिपेंडेंट ही होता है, क्योंकि उसके पास खुद का पैसा होता नहीं है, तो किसी ना किसी से मांगना तो पड़ेगा। और आप तो ये सोच के बैठे हैं अपनों से मांगने में क्या प्रॉब्लम है, मांगो। और आप तो ये मानते भी नहीं है कि पेरेंट्स आर ऑब्लाइजिंग यू बाय गिविंग यू प्रॉपर सर्विसेज, बाय गिविंग यू प्रॉपर परचेजिंग पावर, बाय हैंडलिंग ऑल योर एक्सपेंसेस। आप तो क्या मान के बैठे हैं, पेरेंट्स की तो ये ड्यूटी होती है हमको पढ़ाना लिखाना, हमको जॉब पे लगवाना, वहां सिफारिश करवानी, शायद वहां पर पैसे खिलाने पड़े तो वो भी कौन देगा, पेरेंट्स देंगे, क्योंकि आप तो लुखे हो, अभी काम चालू हुआ नहीं है। एंड यू बिलीव दिस बिकॉज यू आर इन इंडिया। अब्रॉड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 16 साल उस बच्चे को जैसे ही हुए वो अपने घर से अलग हो जाता है, या उस घर में रहना है तो उस घर का किराया भी चुकाता है। लेकिन इंडिया में वी आर इमोशनली सो अटैच्ड विथ ईच अदर कि पेरेंट्स ये सोच भी नहीं सकते कि 16 साल का बच्चा या लड़की है उसको हम घर से निकाल दें, या उससे भाड़ा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका खाने का खर्चा, ये सब हम ले, उसको काम पे लगा दें। सोच भी नहीं सकते। और किसी ने सोचा तो वो बहुत खराब पेरेंट्स है ऐसा माना जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, जब यही बच्चे बड़े होते हैं, शादी करते हैं, उसके बाद जब वो अपने पेरेंट्स को नहीं रखते अपने साथ तो उसको भी गालियां पड़ती हैं। जबकि अब्रॉड में जो पेरेंट्स थे ना, उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, उसके बाद पेरेंट्स खुद अपने आप ओल्ड एज होम्स में चले जाते हैं, कोई गिले शिकवे नहीं होती। इट्स अ लाइफ दैट दे हैव सिलेक्टेड बाय देयर चॉइस, क्योंकि वहां पर ऐसा है ही नहीं गिव एंड टेक। वहां पर क्या है, 16 साल का तू हुआ वैसे ही निकल। तो जब तुमको 16 साल का जब तुम थे तब निकाल दिया, तो अब वो 60 ईयर्स के हो गए, उसके बाद वो खुद निकल जाएंगे, उसके बाद वो खुद निकल जाएंगे। और ये वहां का कल्चर है, यहाँ का कल्चर अलग है, वहां का कल्चर अलग है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो फिर आगे का लिखा है देखो, एंड कैन नॉट लिव इन द सोसाइटी विथ डिग्निटी। जब आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी उतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अमिताभ बच्चन की डिग्निटी ज्यादा है कि अभिषेक बच्चन की? अमिताभ बच्चन डेफिनेटली, क्योंकि ही इज अ सेल्फ मेड मैन, एंड अभिषेक बच्चन इज स्टिल इन द मेकिंग। Regarding an actor he has failed, but regarding a businessman he is very successful। आपको नहीं मालूम है, समाज में इनको खाली अपने पेरेंट्स के साथ कंपेयर करके फिल्म इंडस्ट्री में उसने क्या किया उसके बेसिस पे जजमेंट ले लेते हैं लोग, बट लाइफ में वो सक्सेसफुल है, वो कोई बेरोजगार नहीं है। धूम पिक्चर खाली उसके रोजगार के लिए ही बनाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग मस्ती करने के लिए बोल देते हैं और हम थोड़ा एंजॉय करके उस मीम को आगे फॉरवर्ड भी कर देते हैं टाइम पास के लिए, लेकिन असल में वैसा नहीं है ना। ही इज हैविंग अदर मल्टीपल बिजनेसेस वेयर ही इज अर्निंग वेरी गुड रेवेन्यू, अंडरस्टूड। सो ये जितने भी लोग हैं जिनको काम करना चाहिए, चलो 15 से 20 साल तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन 21 के हो गए, 23 के हो गए, तब तो काम करोगे ना। और जब 25, 28, 30 के हो जाओ फिर भी काम ना करो तो बेटा समाज में आपकी इज्जत नहीं होगी। समाज तो छोड़ो, घर पे भी आपको ताने मारे जाएंगे कि काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, है ना। ऐसा एक शॉर्टकट भी हमने देखा था पॉवर्टी में। खैर, सो ये सारी चीज समाज के नियम के अनुसार है, और इसीलिए उसमें अगर आपको डिग्निटी से रहना है, इज्जत से रहना है, तो आपको काम करना होगा, अच्छे पैसे कमाने होंगे, और बेरोजगार का जो स्टिकर आपके माथे पे लगा है, जो कलंक आपके माथे पे लगा है, उसको मिटाना होगा रोजगार जनरेट करके खुद के लिए। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। इट इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना।
Unemployment is not only an economic problem, but can create social, ethical and political problems too. अब बात को समझो, हमने अभी देखा कि सच पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स. अब जब आप डिपेंडेंट हो किसी पे और पेरेंट्स आपको ताने मारे, सोशल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होगी, तो आपकी सोच भी नेगेटिव होती जाएगी, जिससे डिप्रेशन जैसी समस्या हो सकती है. आप अपने आप को मार भी सकते हो. कई नौजवान अपनी जवानी में ही सुसाइड कर चुके जस्ट बिकॉज दे थॉट दैट दे आर अ बिग फेलियर. कितने सारे स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं इंडिया में. 3 इडियट्स मूवी में बता के रखा है, देख लेना वो सीन, जब वो आमिर खान अपने डीन को, कॉलेज के डीन को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुसाइड की है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ही प्रेशर में आके सुसाइड करते हैं. सो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ सोशल डिस्टर्बेंसेस and then it becomes very difficult for you to handle because there are too much problems now. अच्छा, सोशल समझ लिया, फिर आएगा एथिकल. फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर देंगे. बोले एथिकल बिजनेस करना है, मुझे अच्छा काम करना है. अब अच्छा काम तो मार्केट में मिल नहीं रहा है, तो कोई बोलेगा कि ये बहुत बढ़िया काम है, इसमें जबरदस्त पैसा मिलेगा, ये काम तुम कर लो, इसमें लाइफ का थोड़ा रिस्क है. समाज में भी इलीगल चीजें हम प्रमोट करेंगे तो पकड़े जाने का भी रिस्क है, लेकिन आपके पास फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा. अभी हमने देखा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब यू हैड नो चॉइस, सो यू सिलेक्ट सम काइंड ऑफ वर्क विच इज अनएथिकल और मे बी विच इज इलीगल, जिससे एथिक्स के साथ आप एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे. अपने जमीर को तक बेचना पड़ेगा. कई लोग ये कर चुके हैं टू गेट वर्क, ताकि उनकी डिग्निटी बची रहे. सोशल डिस्टर्बेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने एथिकल स्टैंडर्ड्स हमारे डाउन करके उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया जो असल में तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था. ठीक है. एंड विच प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. अब पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहां पे काम किसका है, पढ़े लिखों का काम है. लेकिन अपने कोई भी पॉलिटिशियन को देख लो जो सक्सेसफुल हो, जो एक लेवल पे पहुंचा हो, उसमें से 80% ऑफ देम आर अनएजुकेटेड. आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख लो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली देख लो, है ना, मतलब एमपीज एंड एमएलएस जो हम नॉर्मल टर्म में यूज करते हैं, उनका भी क्वालिफिकेशन नहीं होता जितना होना चाहिए. सो अल्लड़ गवार लोग इस कंट्री को चला रहे हैं, जिससे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी. और अनएम्प्लॉयड लोग थे, हमें कुछ नहीं मिला काम, तो अब हम क्या करेंगे, समाज में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे. गरीबों के लिए हम लड़ेंगे. गरीबों के लिए लड़ते लड़ते हम खुद अमीर हो जाएंगे. और इसीलिए पॉलिटिकल सिस्टम में भी कचरा भर भर के पड़ा हुआ है. अब क्वेश्चन ये है कि उसको साफ करेगा कौन. नहीं, ऐसा मेरी तरफ मत देखो, ठीक है, मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अगर पॉलिटिक्स में चला गया तो आप लोग को पढ़ाएगा कौन. और एक टीचर का, एक गुरु का काम पढ़ाना होता है, समाज में सुधारा लाना होता है बाय एजुकेटिंग देम, नॉट बाय एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स. क्योंकि पॉलिटिक्स में एंटर होने के लिए भी आपको छली कपटी होना पड़ता है, और आप तो जानते हैं कि मैं छल कपट से मीलों दूर हूं. राम राम, शिव शिव. ओके या थैंक्स. चलिए आगे देखते हैं. टोटल पॉपुलेशन. अब सर हमें कंफ्यूजन हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली हमें पढ़ना किन लोग के बारे में है. तो डोंट वरी, एक चार्ट मैंने बनाया है जिसमें 100% क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में डिस्कशन किस कैटेगरी का होगा और किस चीज पे हमें फोकस करना है. ओके, सो टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज 0 to 14 years of age. Okay, we are going to divide this population based on age. Then comes 15 to 64 years, and then comes 65 years and above. Okay, अब 0 to 14 are children, not a part of active labor supply. तो इसको तो हम नहीं पढ़ने वाले ये चैप्टर में. दूसरा 65 years and above वाले जो हैं old age people हैं, they are also not a part of active labor supply. Then 15 to 64 years वाले के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन उसमें भी वापस 3 कैटेगरी है. ओके, सब कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं. पहली कैटेगरी, एक ऐसे लोग जिनको काम करने की इच्छा नहीं है, नॉट विलिंग टू वर्क और नॉट केपेबल टू वर्क, है ना, काम करने की क्षमता नहीं है
और नॉट इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश ही नहीं है उनको, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गेट वर्क ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस, उनकी ही इच्छा नहीं है, तो दे आर विलिंगली अनएम्प्लॉयड, सो दे आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर माई नेशन, उन्हीं काम नहीं करना तो आप वो भुगतेंगे, ठीक है, बाप के पैसों पे जलसे करेंगे, ओके, या खुद के पास इतना पैसा होगा कि भाई हमको काम करने की जरूरत क्या है, सो दे आर नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल फॉर माई नेशन। दूसरी कैटेगरी देखते हैं, हु आर विलिंग टू वर्क, हु आर केपेबल टू वर्क, हु आर इन सर्च ऑफ वर्क एंड हु गेट वर्क, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयड बोलेंगे ना। तो ये लोग भी मेरे देश की समस्या नहीं है। अब देश की समस्या क्या है, यस, तीसरी कैटेगरी, उसमें देखो, विलिंग टू वर्क, केपेबल टू वर्क, इज इन सर्च ऑफ वर्क, स्टिल डज नॉट गेट वर्क, झक मार के उन्हें घर बैठना पड़ रहा है, इनवॉलेंट्री और कंपल्सरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दिस इज आवर प्रॉब्लम। सो इस पूरे चैप्टर में हम खाली इतना पोर्शन स्टडी करने वाले हैं, ओके, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन that part which is right now in front of you in purple square। चैप्टर 6 पूरा इसी के बारे में है, ओके, चलिए देखते हैं आगे। मेजर्स टू अंडरस्टैंड नेचर एंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट का भी नेचर होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का भी टाइप होगा, उसकी जात होगी, है सर नो। उसको समझने के लिए पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से मेजर्स हम यूज कर सकते हैं to understand the nature and type. So mind it, we are going to study the measures, not the nature and type. Measures to understand nature and type of unemployment. So एक कमिटी थी, श्री राजकृष्ण कमिटी, जिसने रिपोर्ट रेडी किया कौन से साल में, 2011-12 में, और 4 मेजर्स बताए कि 4 तरीके हैं टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट, टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर एंड टाइप्स। पहला, टाइम, टाइम के बेसिस पे आप नक्की कर सकते हो कि कौन एम्प्लॉयड है और कौन अनएम्प्लॉयड है। तो देखो क्या लिखा है, इफ एनी पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क डज नॉट गेट वर्क फॉर मोर देन 28 आवर्स, मतलब काम करने की कैपेबिलिटी है, काम करने की इच्छा भी है, लेकिन फिर भी उसको 28 घंटे से ज्यादा काम नहीं मिलता, तो ही इज इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। अब आप बोलेंगे सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 28 घंटे कैसे, तो बेटा देखो आगे लिखा है अ वीक, 28 आवर्स अ वीक, मतलब पूरे एक वीक में 28 आवर्स से कम काम मिला, तो बेटा आप अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फेस कर रहे हो, इसीलिए उसका नाम क्या रखा, इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और वो काफी इंटेंस है, काफी गहरी प्रॉब्लम है, ओके। फिर लिखा है if employed for more than 28 hours a week but less than 42 hours is considered less intense unemployed। मतलब क्या कि 28 आवर्स से ज्यादा लेकिन 42 आवर्स से कम काम मिला तो अनएम्प्लॉयड तो है, लेकिन उतना खराब अनएम्प्लॉयड भी नहीं है, थोड़ा उसका काम चल रहा है। सो लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड हम उस व्यक्ति को बोलेंगे जो 28 घंटे से ज्यादा काम करता है बट 42 आवर्स से कम काम उसको मिलता है, ओके, पर वीक। सो काउंट अगर हम करें, वीक में 7 दिन होते हैं, 7 4 28, हर रोज 4 घंटे का भी काम ना मिले मतलब यू आर इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। ये 4 घंटे कहां से आए, 7 × 4 = 28, ओके। और हर रोज 6 घंटे का भी काम ना मिले तो भी अनएम्प्लॉयड हो, लेकिन हालत उतनी भी खराब नहीं है, थोड़ी चले वैसी है, सो यू आर सेड टू बी लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड। 6 घंटे कहां से आए, 7 6 42, ओके। अब ऐसा मत सोचना सर शनि रवि छुट्टी चाहिए हमको, मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे और 5 8 40 तो आई एम एम्प्लॉयड। नो, आवर्स हमें देखने हैं पूरे वीक के, फिर चाहे वो 6 दिन हो, 7 दिन हो, 5 दिन हो या कुछ भी हो, आपको कम से कम 50 घंटे तो काम करना ही चाहिए। अब मैं बैठ के सलाह दे रहा हूं, मतलब आप तुरंत मुझ पे क्वेश्चन रेस करेंगे, सर आप कितने घंटे काम करते हो वो बोलो ना। सो दिन के 12 घंटे, मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 9 o'clock, क्योंकि पैंडेमिक है हम एक जगह बेस होके काम कर सकते हैं इसीलिए। बाकी ट्रांसपोर्टेशन इसमें ऐड हो जाता था पहले, तो वी वर वर्किंग फॉर 14 to 15 आवर्स। खाली पढ़ाने का नहीं होता, पढ़ाने के अलावा
मैनेजमेंट रोल्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर के बहुत सारे रोल्स होते हैं, वो करने पड़ते थे। तो 15 into 6 days a week मतलब हो गया 90 आवर्स, और संडे ऑल्सो हाफ डे, 6-7 घंटे हम संडे को भी काम करते थे। सो 96-97 आवर्स हमारे हो जाते हैं। और यहाँ तो फिर भी क्या लिखा है, लेस देन 42 आवर्स हो तो आप अनएम्प्लॉयड तो हो, लेकिन लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड हो। जबकि मेरे हिसाब से अगर इंडिया को आगे आना है तो लेबर फोर्स को कम से कम 80 से 90 घंटे एक वीक में काम करना चाहिए। ओके, तो ही हम कुछ कर पाएंगे, एक डिफरेंस ला पाएंगे इन द सोसाइटी। एनीवेज, क्रांति की बात हम क्यों करें, है ना। चलो आगे देखते हैं। सेकेंड, इनकम। अब इनकम के बेसिस पे भी अनएम्प्लॉयमेंट तय हो सकता है। तो आपको कितनी इनकम चाहिए, उतनी इनकम जितनी आपका बेसिक नीड पूरा कर दे। बेसिक नीड मतलब फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। अब इतना भी आप ना कमाओ तो आप सीवियरली अनएम्प्लॉयड हो, और इतना कमा लेते हैं तो आप एम्प्लॉयड है। ठीक है, देखो वही लिखा होगा, व्हेन अ पर्सन गेट्स वेरी लेस इनकम विच कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज पॉवर्टी। तो पॉवर्टी क्या था, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन कैसे आती थी, बेसिक नीड्स की कैलकुलेशन करके। अगर आप उतना भी ना कमाओ तो आप पुअर थे, और आपकी पॉवर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है आपकी एग्जिस्टिंग जॉब से, वहां से आप उतनी इनकम नहीं कमा पा रहे हैं कि आप अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी कर सके, तो काहे का एम्प्लॉयड, तो आप क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो। ठीक है, देखो लिखा है आगे, कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज पॉवर्टी, देन फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू ही इज पुअर। ओके, दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी कैन बी सीन मोर इन रूरल एरियाज, और ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, क्योंकि वो उतनी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जितनी एक नॉर्मल जॉब में कर लेनी चाहिए थी। एटलीस्ट उसको उसका बेसिक नीड तो पूरा कर ही लेना चाहिए था, और वो नहीं कर पा रहा है काम करने के बाद भी, तो वो एम्प्लॉयड नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है। फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। थर्ड, विलिंगनेस। विलिंगनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि हम अनएम्प्लॉयड है। कैसे, लेट अस सी। व्हेन अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर गेटिंग अ गुड जॉब बट ही और शी डज नॉट गेट अ जॉब एज पर हिज और हर एलिजिबिलिटी एंड एक्सेप्ट्स लोअर कैडर जॉब, मतलब लोअर कैटेगरी ऑफ जॉब विथ लेस इनकम, इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। ओके, मजबूरी में आके आपको काम करना पड़ रहा है, पैसों के लिए आपको काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम आपके लायक नहीं है, तो यू आर सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू, विलिंगनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, MBA हैज टू वर्क एज अ क्लर्क, इंजीनियर हैज टू वर्क एज अ प्यून। और आपको जान के दुख होगा कि इंडिया में बहुत सारे PhD, जिन्होंने एक सब्जेक्ट की PhD करी है, बीच में एक गवर्नमेंट जॉब था फॉर क्लर्क, उसमें कुछ 400 वैकेंसीज थी, और एप्लीकेशन पता है कितने आए थे, 4000, 4000 एप्लीकेंट्स हु आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। जस्ट इमेजिन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्यून भी क्या होंगे, इंजीनियर, MBA। ये कोई अच्छी बात नहीं है, हंसो मत। ये जब काम किसी को करना पड़ेगा ना, इतना क्वालिफिकेशन लेने के बाद, तब कैसे आटे आते हैं उसके, कैसे मन मार के काम करना पड़ता है, इस बात का आपको कोई अंदाजा नहीं है। सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको अंदाजा हो। आपने कभी ऐसा काम किया है जो आपकी डिग्निटी के नीचे हो? द आंसर इज यस। आई वॉज डूइंग माई आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप मतलब जब भी कोई CA होता है, वो CA कब बनता है, when he undergoes 3 years of practical training under a chartered accountant। तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी ऑफिस में मुझे चाय लाने को भी बोला है, स्टेपलर मारने को भी बोला है, झाड़ू कटका लगाने को भी बोला है, और वो सब मैंने किया है, क्योंकि काम को कभी ना नहीं बोलते। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उस एटीट्यूड से हमने तो काम किया। लेकिन वो मैं अब बोल सकता हूं इतने सालों बाद कि मैं जब ये काम कर रहा था तो फीलिंग अंदर नेगेटिव थी कि मुझसे ये काम करवाया जा रहा है। मैं MCOM हूं, मैं CA इंटर पास हूं, मेरी काबिलियत इससे कहीं ज्यादा है, ये कोई मेरा काम थोड़ी है, इट्स नॉट माई जॉब। ये एटीट्यूड तो आएगा ना, लेकिन तब मन मार के काम करना पड़ेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट बेटा
उनके हाथ में है। वो जब तक आर्टिकलशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक मुझे सीए आगे बनने को ही नहीं मिलेगा। सो मेरा पूरा क्वालिफिकेशन उनके हाथ में था, है ना, नाम मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। सो ऐसे भी काम होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे, जो आप नहीं करना चाहते। इट इज नॉट हैविंग परमिशन ऑफ योर विलिंगनेस, बट यू हैव टू डू अपने खुद के क्लास के लिए, ठीक है। हमारा जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ सुभानपुरा में, पूजेर कॉम्प्लेक्स, उसमें नीचे खड़े रहकर मैंने अपने ही क्लास का ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट किया है। अमित सर पहला साल यहाँ पे आए थे एडमिशन लेने के लिए, तो वो कैबिन में बैठकर एडमिशन ले रहे थे और मैं नीचे से पेरेंट्स को भेज रहा था, बोल रहा था कि आप जाओ, हमने यहाँ नया क्लास खोला है, वहां आपको अमित सर मिलेंगे, आप उनसे एक बार काउंसलिंग लो। और कई बार ऐसा हुआ है, पेरेंट्स मेरे हाथ से ब्रोशर ले और मेरे ही सामने नीचे फेंक दे। कैसा इंसल्टिंग लगे, कैसी हटे। एक तो मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, बेस्ट एजुकेशन देने की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर से आप मेरे ही सामने मेरे ही क्लास का ब्रोशर मिट्टी में मिला रहे, मेरा नाम मिट्टी में मिला रहे। लेकिन हिम्मत हारने का नहीं, फिर भी मैंने वहां रहकर सारे ब्रोशर एक एक करते मैं देते गया और अमित सर कैबिन में बैठकर टेलीकॉलिंग करते गए टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। 16-17 साल के बच्चों से वो खुद बात कर रहे हैं कि हमने नया क्लास खोला है, आप यहाँ पे आइए, हमसे एक बार मिलिए। 16 साल के बच्चे को कन्विंस करना पड़ता है फोन पे, जो उन्होंने किया। हम सब ने कहीं ना कहीं यूविल को इस लेवल पे पहुंचाने के लिए हर वो काम किया है जो एक लेवल के लोगों को शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम में वो ईगो नहीं है। हम काम करना चाहते हैं, वी रियली वांट टू सर्व द सोसाइटी, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज बाय चार्जिंग फीस। वी ऑल्सो वांट टू अर्न, वी वांट टू ग्रो, है सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, पर ये करना पड़ेगा। तो जब ये काम हम कर रहे थे तब क्या हमारा मन 100% साथ दे रहा था कि नहीं नहीं यही काम है, यही करना चाहिए? नहीं, बट करना पड़ेगा क्योंकि धंधा है भाई, हमें बिजनेस में ग्रो होना है। सो मेनी टाइम्स यू हैव टू ड्रॉप डाउन योर एथिकल स्टैंडर्ड्स, द वैल्यूज, एंड यू हैव टू वर्क। छोटे काम भी करने पड़ते हैं, और वो काम जब हमने किए तो पहले ही साल पुजेर कॉम्प्लेक्स में सुभानपुरा में वी वर एबल टू सिक्योर 35 to 40 एडमिशंस। और फिर वहां क्या हुआ, धीरे धीरे एक ट्रेंड बना, लोग जानने लगे, पहचानने लगे, समझने लगे। और हमने ये दिन भी देखे हैं कि हम कैबिन में बैठे हैं और पेरेंट्स बाहर वेटिंग लॉबी में वेट कर रहे हैं, क्योंकि वी आर बिजी विथ अदर पेरेंट्स टॉकिंग टू देम। सो हर काम करो, छोटा मत समझो किसी भी काम को, लेकिन जब आपको वो काम करना पड़े ना, तो वो आपकी एक मजबूरी है। और ये मजबूरी जब तक होती है तब तक आप क्या हैं, अनएम्प्लॉयड है। ओके, सो जिंदगी में कोई भी ऐसा काम करना जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए शायद छोटे छोटे काम करने पड़े, तो उसको करने में हिचकिचाना मत, क्योंकि वो टेम्पररी फेज है। ओके, स्ट्रगल इज टेम्पररी, सक्सेस is going to stay with you on permanent basis provided you work for it and you value it. सक्सेस दिमाग पे चढ़ गया ना कि मैं तो 30 मार्क, हाँ बेटा कुछ नहीं होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। सो विलिंगनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार आपको ऐसा काम करना पड़ सकता है जो आपकी डिग्री के अनुसार, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार ना हो, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू आर अनएम्प्लॉयड। फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? विलिंगनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं प्रोडक्टिविटी। ओके, व्हेन अ लेबरर इज वर्किंग विथ लेस देन हिज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, देन प्रोडक्शन इज लेस and his income is also less. For example, a person can produce 40 units per day but makes only 10 units. अब वो अपने आप में कितना कुछ ज्यादा कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। दिन के कितने यूनिट बना सकता था वो? 40, लेकिन बनाए खाली 10, तो बाकी 30 कहां गए? हवा में उड़ गए। वो बना सकता था लेकिन उसने नहीं बनाए, आलस के कारण, डाइवर्जन्स के कारण,
लैक ऑफ इंस्ट्रक्शंस के कारण, लैक ऑफ गाइडेंस के कारण उसकी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं बढ़ी। और वो बेचारा अपनी ही वैल्यू को जान नहीं पाया कि मैं बन सकता था शेर, लेकिन बिल्ली बन के रह गया। और फिर ऐसा अफसोस होगा जैसा अभी इस भाई को स्क्रीन पे हो रहा है। आई कुड डू सो मच मोर इन दिस लाइफ, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू, क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी चैलेंज करने वाला कोई था ही नहीं। और इसीलिए बोलते हैं ऑलवेज स्टे विथ दोज पीपल हु इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी लेवल्स, नॉट द स्ट्रेस लेवल्स। स्ट्रेस लेवल जो बढ़ाए ऐसे लोग के साथ काम मत करो, ऐसे लोग के साथ काम करो जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नर्चर करे, उसको चैलेंज करे और आप में से बेस्ट बाहर निकाले। तो मजाल है किसी की कि वो अनएम्प्लॉयड रहे, मजाल है किसी गवर्नमेंट की कि वो हमें नौकरी ना दे। अगर हम प्रोडक्टिव हैं, हम काबिल हैं, हम काम की तलाश में हैं, हम काम करना चाहते हैं, जी जान लगाने के लिए रेडी हैं, तो बेटा काम मिलेगा। आज ये सारा जो अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर है ना, मेरे हिसाब से ये चैप्टर एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए। इंडियंस को हैबिट हो चुकी है कि गवर्नमेंट रोजगार देगी, दूसरे लोग हमको काम देंगे। अरे तू खुद काम करना, खुद इतना डेवलप हो, दूसरों के लिए काम जनरेट करो। Why ask somebody else that you give me work? You generate your work on your own, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आजकल गवर्नमेंट ने नया वर्ड मार्केट में लॉन्च कर दिया है, आत्मनिर्भर। तो आप आत्मनिर्भर बनो, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। एनीवेज, अब 4 कैटेगरी हो गई, इसको लर्न करना है। सो श्री राजकृष्ण कमेटी ने मेजर्स बता के पिटवा दिया, पिटवा। तो पिटवा का खाली PITW, P फॉर प्रोडक्टिविटी, I फॉर इनकम, T फॉर टाइम एंड W फॉर विलिंगनेस। ओके, चलिए फिर एक चार्ट बना देंगे हम ताकि इजी रहेगा एट अ ग्लैंस। चलो, टाइम, इनकम, विलिंगनेस एंड प्रोडक्टिविटी, ये 4 पॉइंट हमने देखे थे। मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो 4 मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गिवन बाय विच कमिटी? श्री राजकृष्ण कमेटी। सो टाइम में लेस देन 28 आवर्स, इंटेंसली अनएम्प्लॉयड मोर देन 28 आवर्स बट लेस देन 42 आवर्स इज लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड। और मोर देन 42 आवर्स अगर काम मिल जाता है तो बेटा आप एम्प्लॉयड हो, फिर आप इस देश की समस्या नहीं हो। फिर मिनिमम इनकम टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स इज अज्यूम टू बी 20,000। अगर आप 20,000 से कम कमा रहे हैं तो आप अंडर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, अगर कुछ नहीं कमा रहे तो। लेकिन अगर आप उसके अकॉर्डिंगली कमा रहे हैं, 20,000 रुपया घर लेकर आ रहे हैं जिसमें आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, देन यू आर एम्प्लॉयड। और करंट इनकम अगर 20,000 से ज्यादा है तो वी कैन से दैट यू आर ओवर एम्प्लॉयड। सो बीइंग एम्प्लॉयड और ओवर एम्प्लॉयड इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट। फिर विलिंगनेस, तो क्वालिफिकेशन एक बंदे का है मास्टर इन फार्मेसी, एमफार्म, लेकिन नौकरी क्या कर रहा है? वो कंपाउंडर है हॉस्पिटल में, तो वो अंडर एम्प्लॉयड है। लेकिन अगर उसको एग्जीक्यूटिव, एक रिसर्चर की जॉब मिल जाए किसी फार्मेसी कंपनी में, तो वो क्या है? एम्प्लॉयड है, क्योंकि उसकी डिग्री के अनुसार उसको काम मिला है। देन प्रोडक्टिव कैपेसिटी 5,000 बॉटल्स, एक्चुअल वर्क 4,000 बॉटल्स, अंडर एम्प्लॉयड, क्योंकि काम कर सकता था 5,000 बॉटल बना सकता था, पीने का नहीं बोल रहे। एक्चुअल वर्क 4,000 बॉटल्स ही बनाया तो 1,000 कम बनाया ना, मतलब यू आर अंडर एम्प्लॉयड। लेकिन अगर 5,000 बॉटल बना ली तो एम्प्लॉयड, और उससे ज्यादा बना ली तो बोल सकते हैं कि यू आर ओवर एम्प्लॉयड। ओके, अंडरस्टूड। सो ये एक टेबल आपको बना लेना है, नोट्स तो लिखनी ही है सारी। ओके, उसके बाद आप ये टेबल भी बना लेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि देख के ही क्लियर हो जाए कि 4 मेजर्स राजकृष्ण कमेटी के कौन कौन से थे। ओके, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।